नमस्कार दोस्तों, नीट 2025 के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है और नीट 2025 के बारे में बच्चों को लेकर सांत्वनाओं भरे बहुत सारे मैक्सिमम वीडियो आ चुके हैं और अब तो एक नया मुद्दा भी आ चुका है मार्केट में, री नीट 2025, क्योंकि इंदौर के किसी सेंटर पर कुछ बताया जा रहा है कि कुछ कारणवश बच्चों का 1.5 घंटे पेपर डिले भी हो गया था। मगर मैं आज इन मुद्दों पर बात करने नहीं आया हूं कि नीट 2025 में क्या हुआ और क्या हो रहा है। मैं बात करने आया हूं इससे भी बड़े मुद्दे के लिए, जो है नीट 2026। देखो, नीट 2025 कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। इस पेपर को लेके बहुत सारी बातें हुई। लोगों ने कहा कि इसका लेवल तो बहुत ही हाई था, कुछ लोगों ने कहा कि इसका लेवल तो जेई एडवांस लेवल पे था, किसने कहा नहीं ये तो जेई मेंस लेवल का था, कुछ ने कहा कि बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन थे। इन सब बातों के अलावा अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो जो सबसे ज्यादा सटीक है वो ये है कि नीट 2025 अनप्रिडिक्टेबल था, क्योंकि 2025 के लिए जितने भी टीचर्स तैयारी करा रहे थे वो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट करके बैठे हुए थे कि जो पिछले 5 से 6 साल में जो पेपर बना है उस पेपर के बेस्ड पर ही पैटर्न आएगा। और हम कहीं ना कहीं भूल गए थे कि नीट 2024 में जब 720 में से 720 लाने वाले 60 से ज्यादा बच्चे आ गए थे तो हम इस चीज पर क्यों नहीं ध्यान दे पाए। पेपर तो टफ होना था और कहीं ना कहीं लोगों को हल्का सा फील भी था कि पेपर शायद टफ होगा, मगर इतना लेवल पर टफ हो जाएगा इसलिए इसे बोला जा रहा है अनप्रिडिक्टेबल। और इस बार जो फिजिक्स के साथ हुआ वो अगली बार केमिस्ट्री के साथ भी हो सकता है, या फिर बायोलॉजी के साथ भी हो सकता है, या फिर तीनों सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, या फिर पेपर बिल्कुल नॉर्मल आ जाए जैसा कि हर साल आता था। मगर इस बार जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है नीट 2026 की प्रिपरेशन को लेके वो ये कि बच्चे अपना मन ही नहीं बना पा रहे हैं कि नीट 2026 की प्रिपरेशन करे या ना करें। वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे बड़ी मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आपने सब कुछ सोच भी लिया है कि चलो मैं नीट 2026 की तैयारी करूंगा, क्योंकि देखो कई लोगों का आपने वीडियो देखे होंगे उन्होंने साफ क्लियर कह दिया कि भैया मन एकदम आपको पहले से तय कर लेना है कि आपको टफ लेवल के एग्जाम को फाइट करना होगा, ये होगा वो होगा। मगर उससे भी इंपॉर्टेंट बताऊं क्या बात, प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम इस बार जो है वो ये है कि टीचर्स को खुद नहीं पता है, क्योंकि पेपर अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है, कि इस बार क्या पढ़ाना है। और मैक्सिमम जितने भी मैंने अभी तक इंस्टीट्यूट के लॉन्चेस वीडियो देखे हैं, सब लोग आकर ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं इस बार फिजिक्स में 6000 प्लस क्वेश्चन ऑन क्लास करा दूंगा, कोई कह रहा 8000 क्वेश्चन क्लास में करा दूंगा। और यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सारे क्वेश्चन मैं क्लास में करा दूंगा तो मेरा ब्रेन कब चलेगा, या फिर मैं बच्चे को एडवांस लेवल की प्रैक्टिस कराऊंगा। बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं कि मैं इस बार एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो उस बच्चे के बारे में, उस बच्चे की मनोस्थिति के बारे में सोचो कि उसको खुद नहीं पता कि उसे क्या करना है, और आप कुछ भी एक रैंडम चीजें कराना की प्लान कर रहे हो, आप उसे सब कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। बच्चा एक है, पढ़ाने वाले अनेक मास्टर्स हैं। उसके लिए 3 सब्जेक्ट हैं, सिर्फ एक फिजिक्स नहीं है, क्योंकि ऐसी कहानी इस बार केमिस्ट्री में भी हो सकती है, ऐसी कहानी इस बार बायोलॉजी के साथ भी हो सकती है। और उधर सब्जेक्ट की टीचर भी सेम अगर स्ट्रेटेजी के साथ कूद पड़े तो सोचो बच्चे के साथ क्या होगा, वो प्रिपरेशन कैसे करेगा। मैक्सिमम बच्चा तो बेटा दिवाली दिसंबर के टाइम पे गिव अप कर जाएगा, ये तो हमेशा होता आया है। 50% बच्चा तो गिव अप कर जाता है, इस बार कितना करेगा। तो अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि सर नीट 2026 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उस बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% फैक्ट काम करेगा, मगर अभी तक के सिनारियो में जितने लोगों की मैंने बातों को सुना है, जितने इंटरव्यूज को मैंने देखा है, जितना बच्चों से मैंने फीडबैक लिया है, उन बेसिस पर मैं आज अपनी एक स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूं और इस स्ट्रेटेजी में समय के साथ बदलाव करता रहूंगा जैसे जैसे ये साल बढ़ेगा। मगर एक बेस, एक कॉमन स्ट्रक्चर, एक नींव आज मैं आपके सामने डाल रहा हूं कि नीट 2026 की तैयारी अगर फिजिक्स में करनी है तो उसके लिए आज हमारा रोड मैप तैयार है। तो सबसे पहले जो 4 पिलर हैं आपकी इस प्रिपरेशन के लिए, जो कि हर साल कॉमन हुआ करते थे, अब कोई नए नए वर्ड लेकर आ रहे हैं, कोई नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं, जबरदस्ती के नए छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म बनाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है। रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 4 बेसिक पिलर जो हमेशा प्रिपरेशन में थे, जो हर सब्जेक्ट में काम करेंगे, वो अभी भी काम करेंगे। पहला जो पिलर है वो है क्लास नोट्स। आप बेटा किसी भी टीचर से पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा, प्लेटफॉर्म इतने अच्छे अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। लोग हालांकि क्लेम कर रहे हैं कि मेरा पढ़ाया वहां से आया, मेरा पढ़ाया वहां से आया, पता नहीं क्यों टीचर इतने डिफेंसिव हो रहे हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, अगर आप किसी भी कोटा लेवल के टीचर्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके पेपर से नोट्स आएगा।
क्योंकि वो नोट्स बेटा एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे हैं, सब उस स्टैंडर्ड पैटर्न को मेंटेन करते हैं और किसी भी क्वेश्चन को हम कह ही नहीं सकते कि वो वहां से नहीं आया। मगर आप जब इतने कॉन्फिडेंट थे तो जिस दिन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन रात के 11 बजे तक कोई एक्यूरेट लेके नहीं आ पाया, क्योंकि उस टाइम खुद को नहीं पता था कि मेरे नोट से पेपर आया। मगर बाद में जब रिसर्च कर रहे हैं तो टॉपिक तो मिल ही जाते हैं, तो सबके नोट्सों से क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान रखना। अब बात जो चल रही है सबसे इंपॉर्टेंट वो है पहला पिलर क्लास नोट्स की। मैंने कहा आपको जहां भी किसी भी टीचर से पढ़ना है आप एकदम फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, आप अपनी चॉइस के अनुसार पढ़ सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप मुझसे पढ़ें, नहीं तो आपको जो भी टीचर अच्छा लगता है उसके साथ पढ़ें, मगर उनकी प्रॉपर क्लास अटेंड करनी है। चाहे आप वो ऑनलाइन ले रहे हैं चाहे वो ऑफलाइन ले रहे हैं, आपको क्लासेस रेगुलर अटेम्प्ट करनी है। सबसे पहला कमिटमेंट है आपका कि गिव अप नहीं करना है, हर क्लास को डेडिकेशन के साथ लेना है और क्लास नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। अब इसमें मैं एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बताता हूं कि सपोज करो अगर एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर वो 15 दिन चल रहा है तो इसका मतलब आपको रिवीजन करने के लिए 15 दिन का मौका मिल रहा है। पहले दिन आपको 1 घंटे का ही लेक्चर मिलेगा, उसके बाद 2-3 घंटे का हो चुका होगा, ऐसे धीमे धीमे करके इसके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते जाएंगे। मगर आपका जो रिवीजन चल रहा होगा वो बेटा पहले दिन ज्यादा होगा जबकि टाइम कम था, धीमे धीमे उससे 15 बार तक रिवाइज करके आप पूरे 15 दिन के लेक्चर को मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट या फिर मैं बोलूं तो 5 मिनट में रिवाइज कर लिया करोगे। और फिर जो सेकंड पिलर है बेटा वो है मेरा डीपीपी। किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, चाहे आप ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, मैं फिर से बता दूं हर क्लास के बाद बेटा आपको डीपीपी शेयर की जाती है। हम भी वैसा ही करेंगे, क्लास नोट्स आपको मिलने के बाद आपको डीपीपी मिलेगी। इसका फायदा ये होगा कि 15 दिन जो आप चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो ऑलमोस्ट आपको 15 या फिर 10 डीपीपी हर चैप्टर पे मिल जाती है। टॉपिक के पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा चैप्टर है, किसी में ये 5-6 भी हो सकती है, किसी में 10 भी हो सकती है, किसी में 15 भी हो सकती है। जितने टॉपिक्स होंगे उतनी डीपीपी, तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस यहां पर आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल बेटा इसमें आपकी डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि कोई आपको आके अगर क्लेम कर रहा है कि हमने इस बार मॉड्यूल को बहुत ही तगड़े तरीके से डिजाइन किया, ये किया, दिस इज नॉट पॉसिबल। मॉड्यूल बेटा ऑलमोस्ट प्रिंट हो चुके होते हैं, या फिर मैं ज्यादा से ज्यादा मानता हूं कि अभी कितना टाइम हुआ होगा नीट के एग्जाम को, ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन, 15 दिन में कोई मॉड्यूल को पूरा रीस्ट्रक्चर करके प्रिंट करा के अगर आपको दे रहा है, दिस इज फ्रॉड। ऐसा नहीं हो सकता। मॉड्यूल बेटा वही है, मगर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस लेवल को आपको बढ़ाना होगा। हां, मगर इसको डिजाइन जरूर किया जा सकता है जिन लोगों ने पहले से किया हो। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम जब मॉड्यूल सॉल्व करते ही नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा डीपी तक पहुंचते हैं या क्लास नोट्स को ही बार बार पढ़ के अपना आपको कॉन्फिडेंस देते रहते हैं, मगर जो असली समस्या थी मॉड्यूल की उसे हम सॉल्व ही नहीं करते। अगर आप अपने मॉड्यूल को, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को प्रॉपर भी सॉल्व करेंगे तो नीट 2025 के लेवल तक का पेपर भी आराम से बन सकता है। हां, इसको यह बोलकर वापस से देना कि हमने चेंज कर दिया, ये कर दिया, नहीं। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं या आपका अच्छा इंस्टीट्यूट का लेवल है, कंटेंट आपका लेवल अच्छा है, तो मॉड्यूल तो आपके उस टाइम भी अच्छे ही होने चाहिए थे और अभी भी वो वैलिड है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, या फिर हमारे चौथे पिलर की, जो है टेस्ट। देखो सब कुछ हो गया, क्लास नोट्स पढ़ लिए, खूब अच्छे से रिवाइज कर लिए, टॉपिक की प्रैक्टिस कर ली, फिर मॉड्यूल में भी प्रैक्टिस सेक्शन लगा लिए, बहुत सारे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर लिए। अब उससे इंपॉर्टेंट बात है टेस्ट। टेस्ट बेटा जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, पहले ये चैप्टर वाइज हो सकते हैं, चैप्टर में भी ये टॉपिक वाइज हो सकते हैं, फिर ये धीमे धीमे कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर हो सकते हैं, फिर धीरे धीरे ये क्या होगा सर, पूरा हाफ सिलेबस, फिर फुल सिलेबस की लेंथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, एंड आएगा, ये फुल सिलेबस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मगर टेस्ट अटेम्प्ट करने का भी एक पैटर्न होता है। आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, वो अच्छी बात है, आपने 3 घंटे डेडिकेशन के साथ दिए, या फिर 1 घंटे का कोई आपका हो सकता है कि मॉडिफाइड टेस्ट हो, आपने जो भी टाइम दिया पर्टिकुलर, वहां तक सही बात है। मगर असली काम तो यहां स्टार्ट होता है जब पेपर खत्म होता है। आपको पेपर खत्म होने के बाद उन सभी क्वेश्चनों को पॉइंट आउट करना होगा जो आपसे पेपर में नहीं बन पाए या फिर आपको रिकॉल करने में दिक्कत आई, और उन्हीं थ्योरी को वापस से रिवाइज करना होगा, क्योंकि बार बार नोट्स पढ़ के पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है और कौन से पॉइंट से अभी भी कॉन्सेप्ट में लैग हो रहा है। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ कहां से पता चलेगा, टेस्ट से। अगर आपने उन सारे बग्स को निकाल लिया तो 100% आपके टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होने लगेंगे। और ज्यादातर बच्चे इस चीज को नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि चलो 50 टेस्ट लगा लूंगा, 100 टेस्ट लगा लूंगा, मगर उसका एनालिसिस कौन करेगा?
क्योंकि हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा स्कोर स्टक कर जाता है। कई बच्चे 550 पे आके रुक जाते हैं। हां, शुरू में आपको जरूर ग्रोथ दिखाई देगी कि आप अगर 100 से 150 से 200 से 300 से स्टार्ट कर रहे हो तो 500 तक स्कोर आता हुआ दिखाई देगा, मगर 500 से 600 या 550 पे आके ये स्टक कर जाएगा अगर आप अपने टेस्ट को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। एनालिसिस से ही ये स्कोर 550 से 650 इवन 700 तक हिट करता है। मैं आपको बता देता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये थे वो 4 पिलर, और सबसे लास्ट जो मंत्र है इन सब का कॉम्बिनेशन, रिवीजन। हर चीज का रिवीजन, चाहे वो क्लास नोट्स हो, चाहे वो डीपीपी हो, चाहे वो मॉड्यूल हो, चाहे वो टेस्ट हो, सबका रिवीजन अगर हम प्रॉपर करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये था नीट 2026 का रोड मैप। अब मैं आपके बारे में अब मैं आपके लिए थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। देखो, मैंने बताया कि इस तरह से लोग प्रिपेयर करा रहे हैं, इस तरह से कर सकते हैं। हम इस फील्ड में क्या कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपके सामने अपना जवाब लेकर आया हूं कि हम आपकी प्रिपरेशन को कैसे करा सकते हैं। देखो, कोई खोखले वादे नहीं, बेसिक कोर कॉन्सेप्ट पे बात करनी है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है भैया क्या, सारथी प्लस। बोले तो सिर्फ पढ़ाई, नो बकवास। आपकी प्रिपरेशन में सारथी बनने का काम हम करेंगे। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का सारथी बनकर उसको कहां से कहां महाभारत का युद्ध जिता दिया, तो कोशिश हमारी भी रहेगी कि आपको हम गाइड कर सके, आपके लिए हम कॉन्फिडेंस डेवलप कर सके, आपको वो फील दिला सके, या फिर आपको आपके विजयी पथ पर पहुंचा सकें, यानी कि आपके मेडिकल कॉलेज तक, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक। अब ये प्रिपरेशन कैसे होगी, तो देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो डीपीपी और मॉड्यूल का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से डिजाइन होना चाहिए। मैं यहां पे आपके सामने एग्जांपल लेके आया हूं। ये हमारी सारथी प्लस की शीट है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेटा कि इसी साल बहुत तंगड़ी टेक्नोलॉजी लगा के मैंने चेंज कर दिया, 20 दिन में सब कुछ घुमा दिया, नहीं, मगर हम पहले से ही तैयार थे। मैं क्या कह रहा हूं, हम पहले से ही तैयार थे नीट 2025 के मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स को लेकर। देखो, मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं। एनसीईआरटी बहुत काम करती है। मैंने अभी तक किसी भी पॉइंट पे एनसीईआरटी वर्ड नहीं बोला था। एनसीईआरटी नो डाउट काम करती है। फिजिक्स में इससे पहले लोग डिस्कस नहीं करते थे, मगर अब इसकी इंपॉर्टेंस भी फिजिक्स में बढ़ती जा रही है। तो एनसीईआरटी का मॉड्यूल के साथ जो एक कहते हैं मर्जर होना बहुत जरूरी है। आप इन दो चीजों को सेपरेट कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास बेटा 3 सब्जेक्ट है। तीनों सब्जेक्ट में यह करना बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो जाता है। तो इस पेन को थोड़ा सा रिलीज करने के लिए, इसको थोड़ा सा कम करने के लिए हम अपना जो बेटा कॉन्सेप्ट लेके आए, जो सारथी प्लस का मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइंड ऑफ मॉड्यूल एंड एनसीईआरटी। तो ध्यान से देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बात करता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे ये क्लास 12 का चैप्टर 1 है। अब यहां पे मैंने कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया, तो जहां पर जैसे ही मैंने वो टॉपिक लिखा है, तो मैंने उसका एक रेफरेंस दिया है कि एनसीईआरटी पे ये पेज नंबर पे ये टॉपिक है। ऐसे आप यहां पे देख सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एनसीईआरटी के पेज नंबर पे ये टॉपिक है। इसी के साथ स्पॉटलाइट, चलो इस चीज को मैं आगे और दिखाता हूं हाईलाइट करके, कि वापस से टॉपिक चल रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब यहां पे ध्यान से देखो कि इस पूरे टॉपिक में एनसीईआरटी का जो सबसे फोकस्ड पॉइंट है, जहां पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, उसको हाईलाइट करके, क्योंकि उस लाइन को ढूंढना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, खासकर एनसीईआरटी की क्लिष्ट लैंग्वेज के साथ उसको डिकोड करके यहां पे पहले से ही हमने मेंशन, मैंने ये नहीं बोलूंगा इस साल टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी, वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। एनसीईआरटी प्लस, फिर इसी के साथ 2 एनसीईआरटी प्लस स्पॉटलाइट, जहां पर कॉन्सेप्ट है और कहां पर क्वेश्चंस क्रिएट हो सकता है, वो हमारा स्पॉटलाइट, कि इन फॉर्मूले पर, इन रिलेशंस पर क्वेश्चन बनता है। ये हम पॉइंट को ऑलरेडी हाईलाइट करते हैं। सारी चीजें चल रही हैं। तो चलो, ये तो हो गया कि कैसे कैसे टॉपिक आएगा। मैं पूरा आपको मॉड्यूल दिखाने वाला नहीं हूं इस टॉपिक का। अब मैं आगे बात करता हूं इसी के बारे में, कि सपोज करो मैंने अभी कुछ 3-4 टॉपिक पढ़े, एक चैप्टर में हो सकता है 50-60 टॉपिक हो या 10-15 टॉपिक ही हो, मगर जैसे ही मैंने 3-4 टॉपिक पढ़े, उन 3-4 टॉपिक पर सॉल्व एग्जाम्पल यहां पर है। टीचर क्लास में कराएगा और सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्लास के बाद खुद से करने चाहिए। मैं अगर यहां पर 100 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप 101 क्वेश्चन बना पाओगे, क्योंकि आपने खुद से कुछ किया, आपने अपने ब्रेन को चलाया, आपने अपने हाथ को कहीं भी यूज किया नहीं। जब तक आप बेटा पेन नहीं घिसोगे, अपने ब्रेन को नहीं घिसोगे, तब तक क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होगा। और यही नीट 2025 में प्रॉब्लम आ रही थी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रिपरेशन के दौरान ऑनलाइन सेशंस में परोस दिए गए, और उनको हम एज इट इज रट रट के ऐसे कॉन्फिडेंस में आ गए कि हमें तो ये क्वेश्चन बनेंगे। और वैसे ही क्वेश्चन आपको रिप्लिका मॉड्यूल में टेस्ट में दिखते थे, क्योंकि वो सब कुछ
क्लास में करा दिया गया, मगर प्रॉब्लम यह हुई कि आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी। और वो प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है कि यहां पे आप खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, वहां पे उनके सॉल्व एग्जांपल रहेंगे। अब उस टॉपिक पे अगर सॉल्व एग्जांपल हो चुके हैं तो हम चाहते हैं कि अब आप एज ए डीपीपी तो आपको सेपरेट मिलेगी, मगर एज ए डीपीपी और उसी पर और प्रैक्टिस करें, इसलिए उस पर ही, उसी टॉपिक पर ही यहां पर प्रैक्टिस सेक्शंस को रखा गया, जिन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रखे गए। तो ये सॉल्व हो गए, ये अनसॉल्व हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, हमने इस तरह से आगे पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट जब सारे टॉपिक ऐसे कुछ टॉपिक आएंगे, उन पर सॉल्व एग्जांपल होंगे, उन पर प्रैक्टिस सेक्शन होंगे, इस तरह पे डिपेंड करता है कि कितने टॉपिक हैं। लास्ट में जब हमारी समरी कंक्लूड होती है तो हम यहां पे एक माइंड मैप देते हैं। बेटा इसको कई लोग दीदी भैया है ना अपना प्रिंट बना के Amazon पे, इंस्टाग्राम पे सेल करते हैं कि लो माइंड मैप बना दिए, लो फॉर्मूले बना दिए, चार्ट बना दिए। हम ये सारा ऑलरेडी आपको प्रिपेयर करके देंगे। और मैं आपको फिर भी बता दूं, ये इतना काम नहीं करता जब तक कि आप उस नोट्स को पढ़ पढ़ के डिकोड कर करके खुद के शॉर्ट नोट्स ना बनाएं, खुद की समरी ना बनाएं। हां, मगर आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा कोई पॉइंट तो नहीं छूटा है। नेक्स्ट, जब आपकी समरी तैयार हो चुकी है तो अब आप पहले जैसे आपने टॉपिक वाइज सॉल्व एग्जांपल लगाया, प्रैक्टिस सेशन लगाया, आप अगेन कुछ क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे जो कि अगेन टॉपिक मेंशन करके होंगे, जैसे चार्ज एंड प्रॉपर्टीज। और ये क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जांपल इवन एंड नीट के जो पीवाईक्यू है उनसे एकदम टोटली डिफरेंट होंगे। और इनका एक ही मकसद होता है कि क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ को ज्यादा रखना, कॉन्सेप्ट को थोड़ा ज्यादा रखना, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो, दिमाग पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आए। एक्सरसाइज 1 का हमेशा टारगेट ही होता है कि सर थोड़े से लेंथी क्वेश्चन रखना, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा रखना, मगर कॉन्सेप्ट ईजी होता है। यह हो गई एक्सरसाइज 1 की बात। फिर उसके बाद आती है नीट रैंकर्स स्टफ। ये वो लेवल है बेटा जिसके लिए लोग हल्ला मचा रहे थे कि 2025 में आ गया, 2025 में आ गया, 2025 में आ गया। भैया एडवांस लेवल था, कुछ भी ऐसा नहीं था, लेंदी हुआ करता था। हमको पता नहीं था कि कौन सा अटेम्प्ट करना और कौन सा स्किप करना है। ये चीज जिस दिन समझ में आ जाती, 45 में से 45 करना प्रायोरिटी नहीं थी, 45 में से 30 या 32 सही टाइम पे करके आगे बढ़ना प्रायोरिटी थी, और फर्स्ट रैंक वहीं से बन जाती। मगर कहां फर्स्ट रैंक छोड़ो, हम तो भैया कट ऑफ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम तो 45 में से 45 करने वाले थे। अब इस चीज को समझना होगा कि अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं तो उनको भी हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने नीट रैंकर स्टफ रखा है। ये बिल्कुल भी बेटा पीवाईक्यू नहीं है, ये बिल्कुल भी जेईई एडवांस लेवल नहीं है। हां, मैं ये कहता हूं कि ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अब चाहे से आप मेंस लेवल बोलो, चाहे से एडवांस बोलो, मगर जिस तरह से पेपर अनप्रेडिक्टेबल हो गया, इस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब लास्ट में फिर हम आते हैं कि लास्ट में भाई वेरीफाई करना, जिसका इस साल से महत्व थोड़ा कम हो गया, जो है पीवाईक्यूज, नीट फ्लैशबैक। मैं क्यों कह रहा हूं महत्व खत्म हो गया, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हमने एक थ्योरी डेवलप कर ली थी और हम पेपर अटेम्प्ट करने चले गए थे और पेपर अनप्रेडिक्टेबल आ गया। मगर मैं फिर से कह रहा हूं, 2015 में पेपर लीक हुआ, 16 में टफ हुआ, 24 में लीक हुआ, 25 में टफ हुआ। इस बार ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद तो पेपर इजी आए ना, कैसे आए, प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर आए। तो आप इनको नहीं भूलेंगे, इनको भी अपने साथ लेके चलेंगे। हां, एक एक्स्ट्रा बैकअप लेके चलना था, जो हमने आपको शुरू में बता दिया कि हम कैसे चीजों को अटेम्प्ट करेंगे। बाकी टाइम के टाइम जैसे आगे बढ़ेगा, हम पेपर की प्रिपरेशन को करते रहेंगे। अब इन सब के बाद जब मैंने कह दिया कि भैया रिवीजन हो गया, प्रैक्टिस हो गई, सब कुछ हो गया, अब मैंने लास्ट एक पिलर बोला था टेस्ट। अब उस टेस्ट में भी हम आपका पूरे लेवल से सपोर्ट करेंगे। कैसे? 3 लेवल टेस्ट प्रैक्टिस हमारी रहती है, जिसमें पहला लेवल है चैप्टर वाइज टेस्ट, सेकंड लेवल है पार्ट और यूनिट वाइज टेस्ट, और तीसरा लेवल है फुल सिलेबस टेस्ट। और मैंने आपको फिर बताया, चाहे टेस्ट सीरीज बेटा कहीं से भी लो, किधर की भी लो, बननी चाहिए और अननेसेसरी टफ नहीं होनी चाहिए। और इस साल सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम आने वाली है। इंस्टीट्यूट को तो इस बार क्या मिल गया है, खुली छूट मिल गई है टफ करने की। तो लोग अननेसेसरी पेपर बनाने की कोशिश करेंगे, अननेसेसरी डिफिकल्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर भी कह रहा हूं, फोकस्ड होकर एकदम प्रिसाइज्ड लेवल पे टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पेपर का टफ नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करना है। तो अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है तो आपका स्वागत है नीट 2026 के लिए। अदरवाइज मैं आपसे साफ कह रहा हूं, अगर आप इस लेवल पे कॉन्फिडेंट नहीं है, इस लेवल पे प्रिपेयर नहीं है, तो बेटा फिर आपको कोई भी कोर्स, डिग्री कोर्स कर सकते हैं, सीयूईटी के थ्रू भी कर सकते हैं। मगर फिर भी मैं एक चीज बता दूं, अगर इस एज में हार मानना शुरू कर दिया, अभी से घबराना शुरू कर दिया, तो लाइफ में तो इससे भी बड़े बड़े हर्डल्स आने हैं। हाँ, इस
नीट 2026 या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए दो ही चीज हो सकती है, या तो उस एग्जाम को क्रैक करोगे या फिर उस एग्जाम से सीखोगे, और सीखना जिंदगी को बेहतर बनाता है। तो मेरे साथ मिलकर तैयारी करने के लिए तैयार हो तो फटाफट से कमेंट करना। मिलते हैं आने वाले सेशंस में सारथी प्लस पे।